हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय लीगल कोड। आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया। आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज से ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज टॉपिक का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर की फॉर्म में। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दी हुई डिटेल से। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज पार्ट 4, दैट इज हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन पार्ट 4। देखिए, इस पॉइंट में बताया गया है कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में CO2 की जो मात्रा होती है, कंसंट्रेशन होता है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज, लोगों की गतिविधियां, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी बोलते हैं, उसकी वजह से बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी CO2 की जो मात्रा होती है वो लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाती है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जिसे हम माइक्रो एल्गी भी बोलते हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और एल्गी को हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल, आम भाषा में इसे बोलते हैं काई, जो बारिश के समय में अक्सर पत्थरों पर हरी हरी जमी हुई दिखती है। तो फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि प्लांट जमीन पर फोटोसिंथेसिस करते टाइम CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, ठीक वैसे ही ओशन के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन, जिन्हें माइक्रो एल्गी भी बोलते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, उसे सोखते हैं। इसी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं ठहर पाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगर किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कारण की वजह से फाइटोप्लैंक्टन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनका पूरी तरह से विनाश हो जाता है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि ओशन में कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, वो CO2 ऑब्जर्व करते हैं। अब जब फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं होंगे तो CO2 ऑब्जर्व कैसे होगा? क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि जो फूड चेन है वो ओशन में इफेक्ट होगी। जैसे कि जमीन पर फूड चेन चलती है, वैसे ही समुद्र के अंदर, पानी के अंदर भी फूड चेन चलती है। अब जब फाइटोप्लैंक्टन नहीं होंगे तो उनको खाने वाले जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, फिर उन जानवरों को खाने वाले जानवर को दिक्कत आएगी, ऐसे फूड चेन टूट जाएगी। एक और बात कि जो ओशन वाटर की डेंसिटी होती है, समुद्र के पानी की जो घनत्व होता है, वो भी डिक्रीज नहीं होगा तेजी से। तो ये सारे इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं अगर फाइटोप्लैंक्टन का कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, इस पॉइंट में बताया गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज के आधार पर हम क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में बता सकते हैं। पहला पॉइंट है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ रोटेशन एक्सिस और प्रिसेशन ऑफ यूकिनॉक्स, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है उसका अक्षीय झुकाव और पृथ्वी की जो कक्षा है उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि आने वाले समय में जलवायु में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे कि हमने कभी देखा है कि कभी कहीं बादल फट गया या बहुत तेजी से बारिश हो रही है। ये सब हम कैसे पता करते हैं? ये सब हम इस आधार पर पता करते हैं कि पृथ्वी किस तरफ टिल्ट है, उसका केंद्र कहाँ पर है, उसका अक्षीय झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट कहाँ पर है, पृथ्वी की कक्षा कहाँ पर है, अर्थ ऑर्बिट उसकी कैसी है। तो इन सब के आधार पर हम आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब बता सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो मिलुटिन मिलानकोविक, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ये बताया था कि जब अर्थ, पृथ्वी अपने एक्सिस से शिफ्ट करती है तब ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है जलवायु परिवर्तन के लिए यानी क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लियर? इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आइस कोर एक क्रायोजेनिक इंडिकेटर नहीं, शीतल तापमान की तरह काम करता है, जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में इंडिकेशन देता है। आइस कोर एक बर्फ का टुकड़ा है जो आइस शीट से निकला हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आइस का टुकड़ा टूट के गिर रहा है। ये सारे इंडिकेशन हैं क्लाइमेट चेंज के। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का जो प्राइमरी कॉज है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, वो क्या है? पहला पॉइंट है कि फॉसिल फ्यूल के बहुत ज़्यादा मात्रा में जलने की वजह से, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है पेट्रोलियम, डीजल, जब ये ज़्यादा जलते हैं तो इनसे हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमोबाइल्स की वजह से, यानी गाड़ियों से जो ईंधन निकलता है उसकी हार्मफुल गैसेज की वजह से। और थर्ड है हैवी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी वनों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई होने की वजह से। ये सारे प्राइमरी रीजन हैं जहाँ से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु के परिवर्तन में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखी है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में। ये एक इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन द्वारा, यानी जितने भी यूरोप की कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी टेक्नोलॉजीज और पैसा ये सपोर्ट करता है किनको? डेवलपिंग कंट्रीज को, कि वो जब भी अपनी पॉलिसी और बजट बनाएं तो ये ध्यान रखें कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर भी फाइनेंशियल और टेक्निकल चेंजेस लाएं और उनको सपोर्ट करें। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब रिलीज हुआ था? ये 2008 में रिलीज हुआ था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
इंडिया द्वारा जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया था उसके अंतर्गत 8 मिशन की बात की गई है और वो रिलेटेड है सोलर एनर्जी से यानी सूर्य की किरण से, वेस्ट एनर्जी कन्वर्जन से यानी जो ऊर्जा वेस्ट हो रही है उसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए, और एफॉरेस्टेशन से यानी पेड़ों की ज़्यादा मात्रा बढ़ाकर। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, झारखंड एक स्टेट है इंडिया का, उसने भी अपना एक एक्शन प्लान लाया था क्लाइमेट चेंज को लेकर और वो पब्लिश हुआ था 2013 में। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। झारखंड एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने एक रिपोर्ट लाई थी क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2014 में, और उसमें सरायकेला खारसावान डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया था जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस कैप ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी से, आइस के टुकड़े गिर रहे हैं जिसकी वजह से जो सी लेवल है, समुद्र का लेवल, वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कोरल आइलैंड है, मूंगा चट्टाने, जिसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, आप चाहें तो जहां से देख सकते हैं। कोरल आइलैंड बहुत तेजी से डूब रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है 2044 तक आते आते फिजी डूब सकता है और उसी साल नीदरलैंड को भी ज़्यादा खतरा देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। क्लियर। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये बताया है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को बाय क्लाउड ब्राइटनिंग के प्रोसेस के थ्रू, जो एक जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस है। ये हम पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर के ऊपर कर सकते हैं सी वाटर की मदद से। इस प्रोसेस में हम सूर्य की किरण यानी सनलाइट जो आती है उसके छोटे हिस्से को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं और वापस को हम स्पेस में भेज सकते हैं। क्लियर। इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बारे में। ये हम ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको स्टोर करते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन या कार्बन स्टोरेज को हम सॉइल में कैसे कर सकते हैं। पहला है कॉन्टोर बंडिंग, जिसे हम बेंच टेरेंस भी बोलते हैं। अक्सर ये माउंटेन में ये खेती होती है। ऐसा लगता है जैसे बेंचेस बने हुए हैं, हर एक खेती के बीच में हम स्टोन्स लगाते हैं और ये लेयर बन जाती है। आप इसको वीडियो में भी देख सकते हैं और इससे सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को हम डबल क्रॉपिंग भी बोलते हैं। जब खेतों में लाइन से क्रॉप्स लगे होते हैं, पैदावार लगे होते हैं, तब दो पैदावारों के बीच में जो जगह खाली होती है उसमें हम एक नई पैदावार, नया क्रॉप लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीरो टिलेज के थ्रू हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन स्टोरेज कर सकते हैं। जीरो टिलेज को हम नो टिल फार्मिंग या नो टिल प्लांटिंग भी बोलते हैं। इसमें हम कम से कम लैंड को डिस्टर्ब करते हैं। इसमें जो लैंड होती है उसमें छोटे छोटे छेद यानी होल कर दिए जाते हैं और इन होल्स में, इन छेदों में बीज डाले जाते हैं। जीरो टिलेज की वजह से सॉइल इरोजन कम होता है और जो मिट्टी है उसकी नमी भी बनी होती है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन यानी स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड एक पहला कंट्री बना है जिसने कार्बन टैक्स लगाया है, यानी अगर आप कार्बन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप पर टैक्स लगेगा, जिसका नाम दिया गया कार्बन टैक्स। और ये एक बड़ा इनिशिएटिव है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। The next point is the United Nations Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो दी जेनेरियो 1992 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइस की कल्टीवेशन यानी चावल की खेती कैसे रीजन बन गई है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला रीजन है कि राइस की खेती जो है वो एनएरोबिक कंडीशन से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना होना, यानी अवायवीय स्थिति में होना। उसकी वजह से जो मीथेन गैस है बहुत ज़्यादा निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर की वजह से उससे नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ये सपोर्ट करता है उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को डेवलपिंग नेशन की जो क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलप नेशन को प्रोवाइड करता है फंड और ये फंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था 2014 में। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंडेड नेशनैलिटी डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये अक्सर न्यूज़ में सुनने के लिए मिलता है। ये एक वर्ल्ड एक्शन प्लान है जो डील करता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में कुछ स्टेटमेंट। एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप के मेंबर हैं इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड कनाडा। ये सारी कंट्रीज 48% एनर्जी वर्ल्ड की यूज़ करती हैं, कंज्यूम करती हैं और ये कंट्रीब्यूट करती हैं 48% वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस को। और ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये सारी कंट्रीज आती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। नाउ द टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बट पहले डिस्कस कर लेते हैं पिछली वाली वीडियो के क्वेश्चन को। क्वेश्चन था
रीड द मैचेस, आपको सही मैचेस चुनने थे। तो ऑप्शन 1, 2, 3 आपका सही था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979 में हुई थी, फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी 1992 में और इसमें एजेंडा 21 डिस्कस किया गया था। अर्थ समिट +5 1997 में हुई थी। जो आपका ऑप्शन 4 है दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये इफेक्ट में 1989 में आया था और ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए ट्रीटी की गई थी। आज का क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग को बाय क्लाउड ब्राइटनिंग ओवर द पैसिफिक ओशन थ्रू जियो इंजीनियरिंग। आपको सब्सटेंस बताना है कि कौन सा सही सब्सटेंस है जिससे हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए और इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून विद माय लीगल कोड चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।